और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना की दस्तक, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की है। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। उत्तराखंड में 3 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर, जहां पर कोरोना की दस्तक और जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ में बैठक की है। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उत्तराखंड में 3 मरीजों में वायरस की पुष्टि यहां पर हुई है। एक तरफ 4 धाम यात्रा चल रही है, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, और ऐसे में कोविड ने जिस तरीके से दस्तक दी है, आखिरकार इससे किस तरीके से निपटना है, क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है और कितने अच्छे बेहतर प्रबंध करने हैं, इसको लेकर यहां पर चर्चा की गई। तो देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के कार्ड का यहां पर शुभारंभ किया है। स्टॉल पर प्रदर्शनी उत्पादों का भी निरीक्षण यहां पर किया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत उपलब्ध अलग अलग स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली है। मंत्री गणेश जोशी ने डिजिटल पेमेंट के जरिए कार्ड से खरीदारी भी की। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गाँव की महिलाएं भी तकनीक से जुड़ रही हैं और डिजिटल माध्यम से लेन देन कर रही हैं, जो एक सशक्त और समावेशी भारत की दिशा में सकारात्मक संदेश है। तो वहीं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सम्मानित किया है। विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार क्षेत्र के छात्र छात्राएं निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कोटद्वार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी क्षेत्रों में स्थापित भी किया जाएगा। आज मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ कॉलेज में, और मैं ये जानती हूँ कि भले ही एक छोटा सा पत्र है, लेकिन ये हम सबको बहुत प्रोत्साहित करता है। और मुझे बहुत आनंद आया ये देखकर कि यहाँ 90% वाले बच्चे, 80% वाले बच्चे, लड़कियाँ लड़के थे। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लड़के भी उसमें थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि कोटद्वार जैसे छोटे से शहर से हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। गुरुजन इतने बढ़िया पढ़ा रहे हैं, स्कूल इतने अच्छे हैं, माँ बाप इतना ध्यान अपने बच्चों पर दे रहे हैं कि वो कोटद्वार में ही नहीं, उत्तराखंड में भी मेरिट लिस्ट पे आ रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों को देना चाहूँगी और आशा करूँगी कि ये तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे चलकर वो और नाम अपने परिवार का, कोटद्वार का, उत्तराखंड और साथ ही साथ भारत का नाम रोशन करेंगे। 18 सितंबर 2022 को हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला और सत्र न्यायालय में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट 30 मई को मामले में फैसला सुनाएगा और बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही देश के लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। जिस तरह से यौन शोषण की कोशिश की गई, बीजेपी ने वीवीआईपी को बचाने का काम किया। अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उस पर पूर्ण विश्वास। देखो, मेरा न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश उत्तराखंड का जो न्यायालय है वो करेगा। और हम लोग भी 30 तारीख को वहीं पर रहेंगे। एक बच्ची के साथ जिस तरीके से यौन शोषण की कोशिश करी, एक वीवीआईपी को बचाने की कोशिश जैसे भाजपा ने करी, और रातों रात बुलडोजर चलाने का जिस तरीके का काम करा, सबूतों को मिटाने का काम करा, उसके बाद 3 साल पूरा होने वाला है। 3 साल बाद अगर जजमेंट आता है तो हमारे न्यायालय से पूरी उम्मीद ये है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और आने वाले टाइम पे उत्तराखंड की बेटियों की तरफ कोई नज़र उठा के ना दे सके। हम लोग ये उम्मीद न्यायालय से कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून के कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोदा गया, और जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पूरे मामले में बीजेपी विधायक खजान दास ने इंजीनियरों को यहां पर जिम्मेदार ठहराया। हमारे इंजीनियरों की कमी है, एक ही बार में काम को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, राज्य सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें पैसे का बर्बादी होती है, और कुल मिलाकर के देखा जाए इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए
और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। हम इतना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में अवैध खनन पर सवालों से घिरी धामी सरकार ने खनन से रिकॉर्ड राजस्व का आंकड़ा पेश किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य ने पारदर्शी व्यवस्था के जरिए 1100 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित कर खनन क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि व्यवस्था इतनी ही पारदर्शी हो गई है तो फिर बीजेपी के ही सांसद और विधायक क्यों अवैध खनन का मुद्दा उठाते हैं। देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार में खनन से राजस्व का कीर्तिमान, आंकड़े पर कांग्रेस ने लगाया सवालिया निशान। बीजेपी ने बताया बड़ी उपलब्धि कांग्रेस का तंत्र। फिर अवैध खनन का मुद्दा क्यों उठा रहे त्रिवेंद्र। उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे पर धामी सरकार घिरी हुई है। राज्य में अवैध खनन पर मचे सियासी संग्राम के बीच सरकार ने राज्य में खनन से रिकॉर्ड राजस्व का दावा किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक पारदर्शी व्यवस्था के जरिए 1100 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया। सरकार का कहना है कि ई नीलामी, जीपीएस और RFID आधारित ट्रैकिंग, माइन चेक पोस्ट और कठोर निगरानी से अवैध खनन पर लगाम लगाई गई, जिसकी वजह से राजस्व बढ़ा है। वहीं इन आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि राजस्व भले ही बड़ा हो, लेकिन अगर व्यवस्था इतनी ही पारदर्शी हो गई है तो फिर बीजेपी के सांसद और विधायक क्यों अवैध खनन बदस्तूर जारी होने की बात कहते फिर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि आंकड़ों की आड़ में सरकार अवैध खनन के खेल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में इस समय जो खनन की जो आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा पूरा जो उन्होंने एक प्रशासन कहीं भी किसी भी प्रकार का जो अवैध जो अवैध चोरियां जो होती थी उसको रोकते हुए प्रशासन की कड़ी निगरानी में इस प्रकार का जो 1100 करोड़ का जो इस बार लाभ पहुंचा है, डायरेक्ट सरकार को राजस्व लाभ पहुंचा है, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये हमें वो मिली है, उपलब्धि मिली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर खनन धड़ल्ले से चल रहा है, सरकार उसमें कुछ नहीं कह पा रही है। इनके विधायक मुन्ना सिंह चौहान किस प्रकार से खनन की ट्रॉलियों को खुद पकड़वाने के लिए सड़क पे निकलते हैं, ये जग जाहिर है। और इनकी सरकार कह रही है कि पारदर्शिता पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। स्पष्ट रूप से ये देखने में आया है कि पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया हावी हो रखे हैं। सरकार का खुला संरक्षण खनन माफियाओं को है और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि आप जाके देखिए, प्रदेश के सारे आप नदियों में जाके देखिए जहाँ खनन हो रहा है, दिन रात अवैध रूप से वहाँ पे खनन हो रहा है। सरकार के मुताबिक राज्य में खनन से राजस्व बढ़ा है, लेकिन अवैध खनन के सामने आते ही मामले और सत्ताधारी बीजेपी के सांसद और विधायक के अवैध खनन पर मुखर होने से विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल रहा है। पहले बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में राज्य के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। और फिर विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन का मामला पकड़ा। मुन्ना सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को भी जमकर फटकार लगाई, जिस पर खूब बवाल मचा। और यही वजह है कि कांग्रेस धामी सरकार को ये कहते हुए घेर रही है कि सरकार आंकड़ों की आड़ में अपनी नाकामी नहीं छुपा सकती। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने काफल पार्टी दी और काफल पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई। हरदा की काफल पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। हरदा की काफल पार्टी का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हरीश रावत अब जीवन के चौथे चरण में है और संन्यास के समय इस प्रकार की पार्टी देना जरूरी होता है। बीजेपी काम कर रही है। हिमालय आज बना करके हमने लोकल प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग का स्थान दिया है, आज पूरे विश्व के अंदर उसके माध्यम से जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जीवन के चौथे चरण में हरीश रावत जी है, तो संन्यास के समय इस प्रकार की काफल पार्टियां उनको शोभा भी देती है और उनको करनी भी चाहिए।
उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत न्यायिक यात्रा निकाल रहे हैं और इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान हरीश रावत पिथौरागढ़ में कांग्रेस विधायक म्यूक महर के घर पर जाते हैं, जिन्होंने निकाय चुनाव में खुले तौर पर कांग्रेस से बगावत की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हरीश रावत म्यूक महर को मनाने जा रहे हैं, जो कि बगावत निकाय चुनाव में हुई उनका डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन म्यूक महर ने मंच से कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जब तक माफी नहीं मांगते तब तक वो कांग्रेस में नहीं है और 2027 में अगर करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं और वो पिथौरागढ़ जिले की 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सभा में जिस जगह उन्होंने ये अपना बयान दिया वहां पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी भी मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। और अभी तक म्यूक महर जी का जो इस्तीफा है पार्टी से वो अध्यक्ष जी के पास नहीं आया है, तो ये कहना कि वो पार्टी में नहीं है या तो वो ये सार्वजनिक करें कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और रही बात कि 27 में कौन कहां से कैंडिडेट खड़ा करेगा, मुझे लगता है कि एक बार ऐसी ही बातें चली थी और आला कमान की जो नजरें हैं वो हर उस, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, उस पे हैं जो पार्टी के अहित करने का कार्य कर रहा है, जो पार्टी के खिलाफ बोलने का कार्य कर रहा है और सब पे नजरें एआईसीसी की हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे माननीय अध्यक्ष जी संज्ञान अवश्य लेंगे और जो भी आगे की रणनीति होगी वो प्रभारी जी के साथ बैठ करके वो लेने का कार्य करेंगे। जिस तरीके का काम कर रहे हैं, रामनगर जाते हैं किसके मंच में बैठते हैं आप देख रहे हैं, अल्मोड़ा जाते हैं क्या कर रहे हैं, आज पिथौरागढ़ गए, जो छिचालेदर अपनी कराई है। हम तो बार बार कहते थे ना इस बात को, मैं जब कांग्रेस में था तब भी कहता था उनको कि राउत जी पार्टी की बात करिए, व्यक्ति की बात मत करिए। कोई व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। लेकिन नहीं, तो अच्छी बात है, वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां 6 कैंडिडेट उतार आ रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या मजबूत करेंगे कांग्रेस में। देखिए अभी तो आने दीजिए, समय आने दीजिए, 27 आने दीजिए, 27 आते आते क्या हाल हो कांग्रेस का करेंगे। मुझे लगता है 20 के वो 10 न कर दें तो बड़ी उपलब्धि उनकी मानूंगा। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2027 में विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। हरदा ने कहा था कि 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने के फैसले से बीजेपी अब लगातार हमलावर है। उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच जाकर जो काम करने चाहिए थे वो तो नहीं किए। जनता ने अगर आपका चुना है आपको, तो आपका कर्तव्य निभाना चाहे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस गायब हो जाएगी। उनका जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का अपना आपस में ही वो इतने उलझे हुए हैं कि वो जनता के बीच में जो कार्य करने चाहिए थे, जनता के साथ में इसको कहूंगी बहुत बड़ा विश्वासघात है। जनता ने आपको जनप्रतिनिधि के रूप में आपको चुना है और आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप जनता के लिए काम करें, लेकिन जनता के लिए काम न करके आप स्वयं के लिए लगातार जिस प्रकार की मैं देखती हूँ कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते रहते हैं, उसको जनता भी अब अच्छी तरह समझ चुकी है। देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, सरकार है, लगातार आपने देखा होगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में संपर्क में बने रहते हैं और आने वाला जो 27 का चुनाव होगा वहां पर कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई भी विधायक या इनका कोई भी कार्यकर्ता नहीं रहने वाला। उधर 38वीं राष्ट्रीय खेल के दौरान उत्तराखंड में डेवलप हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खेल विभाग खिलाड़ियों के लिए नई दरें तय कर रहा है। विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को बेहतर बना सकेंगे। नई दरें आगामी 14 से 15 दिनों के अंदर तय हो जाएगी। पहले से है, तैयार है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो खिलाड़ी हैं, जो इच्छुक हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो लोग उनका सुविधा का लाभ ले सकें, उसके लिए पे एंड प्ले स्कीम पहले से है। चूँकि नया स्ट्रक्चर बने हैं, नया इंफ्रा है, अच्छी इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, लेटेस्ट इक्विपमेंट भी है, तो उसमें हम लोग नया दरों का निर्धारण शीघ्र ही कर रहे हैं
मेरा उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में हमारा समिति निष्कर्ष लेके हम लोग उसे गवर्नमेंट से वेट करा लेंगे कि इन दरों पे जो भी हमारे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, उनके लिए वो सुविधा न्यूनतम दरों पे हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर प्रीमियम विस्की त्रिकाल को लेकर संत समाज में गहरा आक्रोश है। संतों का ये कहना है कि त्रिकाल शब्द सनातन धर्म से जुड़ा हुआ पवित्र और आध्यात्मिक अर्थ है, जिसे शराब जैसे उत्पाद के साथ जोड़ना पूरी तरह से गलत है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि हिंदू धर्म की आस्था का अपमान है, इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। पंडित उज्जवल ने चेतावनी भी दी है कि कंपनी ने विस्की का नाम ऐसे बदला तो संत समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। हमेशा अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए, और चूंकि जितना विवादित होगा, जितनी चर्चाएं होंगी, उतना अट्रैक्ट होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खेतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को, अपनी शराब कंपनियों को, शराब प्रोडक्टों को अपना नाम देकर, धार्मिक नाम देकर अगर शराब बिक्री का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत आक्रोश कर देने वाला है। त्रिकाल का नाम रखा गया एक शराब का प्रोडक्ट पेश किया है। हम कठोर से कठोर निंदा करते हैं, और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष होने के नाते ये जो त्रिकाल इन्होंने शराब बनाई है, इसका ब्रांड नाम रखा है, इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज हमारे कहीं ना कहीं युवक बच्चों के मन में भी आक्रोश पैदा होगा। ये चीज बननी नहीं चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति से खिलवाड़ ना करें। ये भारत सरकार से निवेदन है, तत्काल इसके ऊपर बैन लगाए, इसका नाम चेंज हो। उधर उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जो दल है वो हल्द्वानी से रवाना हो गया है। पहले दल में 19 श्रद्धालु शामिल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल होगा। यात्री कैचीधाम, काकड़ी घाट और जागेश्वर मंदिर से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान पर्यटकों को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के अलग अलग प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस साल यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने वाले यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। आदि कैलाश यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का ख्याल भी रखा गया है। शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है, और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है, उसी रूट पे जो है कि अपना आदि कैलाश पड़ता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ गए थे तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो मानसखंड की बात की थी, तब से पूरे देश के ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा सौभाग्य ये भी है कि जो बहुत लंबे समय से हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी, वो भी इस साल से प्रारंभ होने जा रही है, और उसमें भी जो है कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है वो एक तरह से अपने चरम पर है। तो ये मौसम लगातार करवट बदल रहा है, इसके बाद भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 4,73,109 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में बरसात का मौसम बना हुआ है। जय गंगा मैया। आज यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। फिर भी इस बारिश में श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है, और बहुत उत्साह के साथ माँ गंगा के दर्शन में लोग लाइनों में लगे, घंटों से लाइन में लगे हैं। और तमाम उनके लिए यहाँ पर टीन सेट की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को जो बरसात से जो है सुरक्षा मिले। और तमाम दर्शक जो है माँ भगवती गंगे के दर्शन और पूजा पाठ करवा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए एसएसपी आयुष अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों को आपदा उपकरणों की सफाई के लिए निर्देश दिए हैं। आपदा उपकरणों का प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, पीआरडी के जवानों को आपदा उपकरणों को चलाने का प्रयास यहां पर कराया गया है। जो उपकरण ठीक नहीं है उनकी लिस्ट बनाकर जिला मुख्यालय भेजी जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।